तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 6 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 3 का एपिसोड 1 से 5 अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से जल्दी जल्दी वीडियोस लाता रहूं। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सीजन 3 एपिसोड 6 शुरू होता है और हमें दिखता है कि फाइनली आर्किटेक्चर को मारने के बाद सभी लोग डंजन से बाहर आ रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि इस रेड में 20 हंटर भी मारे गए थे और जो बच गए थे वो लोग काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो गए थे। इवन जिन्हो का हाल भी काफी खराब होता है, वो अचानक से ही बात करते करते बेहोश हो जाता है। तो बाकी के लोग उसे संभालते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब इधर हमें जापान का वो एस रिंग गेट दिखाया जाता है जहाँ यूरी ऑर्लो बैरियर बनाने की तैयारी कर रहा था। उसने ट्रक भर भर के लगभग 2 लाख टन मैजिक क्रिस्टल मंगवाया था और उनकी मदद से वो एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनाता है जो कि उस डंजन के गेट को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब जैसे ही बैरियर कंप्लीट होता है उसे कुछ अजीब सा सेंस होता है। वो अपने मैनेजर से बोलता है, तुमने तो कहा था कि ये एरिया तुमने खाली करवा दिया है, बट लगता है ये पूरी तरह से खाली नहीं है। उसका मैनेजर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये एरिया खाली ही है। और वैसे भी कौन इंसान इतना पागल होगा जो इस डंजन गेट के इतना करीब आएगा जहाँ किसी भी पल डंजन ब्रेक हो सकता है। तभी हमें उसका फेस दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं जिन्हो का फादर होता है। वो बोलने लगता है, चलो फाइनली ये स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे भविष्यवाणी किया गया था। उसके बाद हमें उस टाउन की गलियों में आर्मी और बड़े बड़े टैंक्स दिखते हैं और टाउन के बाहर हमें एस रैंक हंटर भी दिखते हैं, शॉर्ट गिल्ड वाले, जो कि एज अ बैकअप वहाँ खड़े थे। अगर यूरी ऑर्लो फेल हो जाता है तो वो लोग जाके फाइट करेंगे। इधर यूरी ऑर्लो का कुछ और ही प्लान होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर सब कुछ सही जाता है तो ये एस रैंक गेट वो अकेले ही क्लियर कर लेगा। फिर पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होगा कि उसने एस रैंक गेट अकेले क्लियर कर दिया, तो उसे नेशनल लेवल हंटर का भी टाइटल मिल जाएगा। फिर वो एक दारू की बोतल निकाल के पी लेता है और अपने मैनेजर से पूछता है, कितने आदमी थे, मतलब टाउन के बाहर कितने एस रैंक हंटर है। मैनेजर बताता है 15 टोटल है, जिसमें यूरी बोलता है, ये तो काफी कम ऑडियंस है मेरे लिए। मतलब इस बंदे को अल्कोहल चढ़ गया था, इसीलिए कुछ भी बोले जा रहा था। तभी वो लोग देखते हैं कि गेट अब खुलने लगा था, मतलब डंजन ब्रेक का टाइम ऑलमोस्ट आ गया था। अंदर से किसी भी पल मॉन्स्टर आने वाले थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो दिखाई देता है। वो हॉस्पिटल में होता है लेकिन अब उसको होश आ गया था। तभी वहाँ जिन्हो आता है। वो जिन्हो को होश में देख के शॉक हो जाता है और रोने लगता है और कहता है, तुम फाइनली उठ ही गए, हमें लगा था कि तुम मर गए, तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिन्हो शॉक हो जाता है कि वो 3 दिन से बेहोश था, इससे पहले कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। तभी जिन्हो को कुछ याद आता है। वो तुरंत जिन्हो से पूछता है, अगर मैं 3 दिन से बेहोश था तो जापान के उस एस रैंक डंजन का क्या हुआ। तो जिन्हो बोलता है, अच्छा वो रेड तो फेल हो गया। फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वहाँ क्या हुआ था। जैसे ही डंजन ब्रेक होता है अंदर से जाइंट मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं और ये देख करके वहाँ सबकी फट जाती है, क्योंकि जाइंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। वो एक ए रैंक गेट के बॉस के बराबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब आप एस रैंक हंटर जितना समझ सकते हो। और ये तो नॉर्मल मॉन्स्टर्स की बात हो रहा है, उनका जनरल और बॉस का तो अभी आना बाकी ही था। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर आगे आके बैरियर पे अटैक करता है। यूरी उनको देख के हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ दोगे। तभी वहाँ एक और जाइंट आगे आता है और दूसरे जाइंट का सर पकड़ के दूर फेंक देता है, क्योंकि वो बैरियर नहीं तोड़ पा रहा था। ये देख करके यूरी की फट जाती है। उसके चेहरे पे साफ साफ डर दिख रहा था। फिर वो दूसरा जाइंट सिर्फ एक ही अटैक में बैरियर के 2 टुकड़े कर देता है और यूरी ऑर्लो को पकड़ के जिंदा निकल जाता है। लिटरली उसे खुद को डिफेंड करने तक का मौका भी नहीं मिलता और वो कहाँ अकेले ही एस रैंक डंजन को क्लियर करने के सपने देख रहा था। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो के फादर दिखते हैं जो कि अपने ऑफिस में ही सो गए थे। अगर आपको याद नहीं हो तो बता दो कि जिन्हो की फादर को इटर्नल स्लीप वाली बीमारी हो गई थी, जो जिन्हो की माँ को भी थी। बट ये बीमारी सिर्फ अपने फर्स्ट स्टेज में ही है अभी, तो अपने ऑफिस में कभी भी काम के बीच में ही नींद आ जाती है। मतलब बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब जैसे ही उनकी नींद खुलती है उनका मैनेजर आ जाता है और बताता है कि आप इस बार 23 घंटे 36 मिनट तक सोए थे, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। फिर वो एक रिपोर्ट लेकर के आता है और बोलता है, ये रिपोर्ट एक इटर्नल स्लीप से उठने वाली फर्स्ट पेशेंट का है और वो और कोई नहीं हंटर जिन्हो की माँ है। जिन्हो का फादर सोचने लगता है, तो इसका मतलब जिन्हो के पास जरूर इस डिजीज का क्योर होगा। फिर वो अपने मैनेजर से पूछता है, इसके अलावा और कोई न्यूज है हमारे गिल्ड को लेके। तो मैनेजर बोलता है, नहीं, लेकिन एक लड़की आपसे मिलना चाहती है और वो उसे अंदर बुलाता है।
वो लड़की अंदर आके पूछती है आखिर आपको ये बीमारी कब से है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फिर से वो जापान का एस रैंक गेट दिखाई देता है, जहाँ बहुत ज्यादा तबाही हो चुका था। बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर टोक्यो के गलियों में घूम रहे होते हैं। इधर आर्मी वाले अपने पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें रोकने की। वो लोग लगातार टैंक से फायरिंग कर रहे थे, बट उन मॉन्स्टर्स पे हल्का भी असर नहीं होता है और वो सारे टैंक्स को उठा के फेंकने लगते हैं। मतलब चारों तरफ सिर्फ तबाही ही मची होती है। तभी वहाँ एस रैंक हंटर्स की एंट्री होती है जो टाउन के बाहर वेट कर रहे थे। वो लोग तुरंत जाइंट मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देते हैं, बट वो मॉन्स्टर साइज में इतने बड़े होने के बावजूद भी उनकी स्पीड काफी तेज होती है और वो उनके अटैक से इजीली बच जाते हैं। तभी हमें ऊपर हवा में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो मीडिया वालों का होता है। मतलब ऊपर से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और पूरे वर्ल्ड में ये सब लाइव चल रहा होता है। हमें दिखाई देता है कि जिन्वो भी ये लाइव देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भी जेजू आइलैंड की तरह काफी लोग मर जाएंगे और ये सिर्फ जापान नहीं पूरे एशिया को इम्पैक्ट करेगा, इसीलिए मुझे जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है, मत जाओ। जिन्वो पीछे देखता है तो उसकी बहन होती है। वो धीमी आवाज में बोलती है, मत जाओ भैया। जिन्वो उसके पास जाता है और उसके सर पे हाथ रख के बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं आजकल ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो अब कुछ टाइम के लिए मैं सब कुछ छोड़कर रेस्ट करने वाला हूँ। इसके बाद जिन्वो एक पार्क में जाके बैठ जाता है और वहाँ बेरू को बुलाता है। बेरू बोलता है, यस माय किंग, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जिन्वो बोलता है, तुम फिर से के ड्रामा देख रहे हो? मैंने तुम्हें जिन्हा को देखने बोला था ना। खैर, जिन्हा कैसी है आजकल? बेरू बताता है कि वो खाना नहीं खाती और ना ही सोती है, बस दिन भर अपने रूम में होती है। जिन्वो समझ जाता है कि जो कुछ भी स्कूल में उस दिन हुआ उसके बाद से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे ठीक करे। तभी जिन्हो के सामने एक कार आ जाती है और वह उसे जिन्हो के फादर के ऑफिस ले जाते हैं। जिन्हो के फादर से पूछता है, आखिर आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? वो बोलता है, थैंक यू मेरे बुलाने पे आने के लिए। मेरा नाम हान है और मैं यूजी कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन हूँ। उसके बाद वो एक ब्लैंक चेक जिन्हो की तरफ बढ़ा देता है और बोलता है, मुझे पता है कि इस दुनिया में सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, पर फिर भी मैं ये बस एक एज अ थैंक यू देना चाहता हूँ। जिन्हो कंफ्यूज होकर पूछता है, आखिर ऐसा क्या चाहिए आपको मुझसे? तो चेयरमैन हान बोलता है, मुझे भी वही बीमारी है जो तुम्हारी माँ को थी। जिन्हो बोलता है, ये बात जिन्हो को पता है? जिसपे चेयरमैन हान बोलता है, नहीं, ये बात सिर्फ मेरी वाइफ और मेरे 2-3 सेक्रेटरीज को पता है और अब मैंने तुम्हें भी बता दिया। हमें बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि इस बीमारी से आज तक सिर्फ एक ही पेशेंट ठीक हो पाई है पूरे वर्ल्ड में, जो कि तुम्हारी माँ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस होगा, इसलिए मुझे बस सच्चाई जाननी है। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हारा ये काइंडनेस जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बट जिन्वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि उसे होली वाटर ऑफ लाइफ देना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी लिमिटेड ही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो एस रैंक गेट फिर से दिखाई देता है, जहां अब सारे जाइंट मॉन्स्टर्स मिलके पूरे टाउन के बिल्डिंग, पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और रास्ते में जो भी ह्यूमन आ रहा होता है उनको निगल रहे होते हैं। ये सब ऊपर से हेलीकॉप्टर में बैठे जापान के कैमरामैन कैप्चर कर रहे होते हैं और लाइव चल रहा होता है। उस टाउन में ऑलमोस्ट सारे लोग छोड़ के जा चुके थे या फिर जो नहीं गए थे उनको मॉन्स्टर ने मार दिया था, बट पता नहीं क्यों कैमरामैन को अब तक कुछ नहीं हुआ था। खैर, वो आप ही बताओ कमेंट में। तभी उनकी नजर डंजन के गेट पे जाती है, जहाँ एक सबसे बड़ा वाला जाइंट मॉन्स्टर अब तक वहाँ बैठा होता है, जैसे वो गेट के अंदर किसी को गार्ड कर रहा हो। उसको छोड़ के जितने भी जाइंट मॉन्स्टर गेट से निकले थे सब पूरे जापान में फैल गए थे। ये डंजन ब्रेक हुए 3 दिन हो चुके थे और अब तक सिर्फ उन्होंने 2 ही जाइंट मॉन्स्टर्स को मार पाया था। तो अगर उनको जल्दी नहीं रोका गया तो पूरे जापान का नामो निशान वर्ल्ड मैप से मिटने वाला था। इधर हमें जिन्वो और जिन्हो दिखाई देते हैं। जिन्हो बताता है कि वो अब जापान जाने का डिसाइड कर रहा है। ये सुनकर जिन्हो शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुमने न्यूज नहीं देखा? वहाँ का हाल जेजू आइलैंड से भी ज्यादा बुरा हो चुका है। आज तक कभी किसी ने इतने बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर नहीं देखे। जिन्हो सोचता है, तो इस बार जिन्हो जो मेरे पे हमेशा ट्रस्ट करते आया है उसको भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। मतलब बात सच में कुछ ज्यादा ही सीरियस है। फिर जिन्हो से बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जरा सोचो, अगर हम सक्सेसफुल हुए तो हमारे गिल्ड का नाम पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। जिस पे जिन्हो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन्हो बोलता है, अभी तो तुम बोल रहे थे कि डेंजरस है मत जाओ, और अब तुम्हें भी जाना है, ऐसा क्यों? तो जिन्हो रोने लगता है और बोलता है, क्योंकि मैं भी आजिन गिल्ड का मेंबर हूँ और तुम मुझे एक भी बड़े रेड में नहीं लेके जाते हो, जिसकी वजह से मीडिया में मेरा मजाक बन जाता है। तुम्हें पता भी है लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं। मैं आजिन गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर हूँ, लेकिन कोई मुझे ढंग से जानता तक नहीं।
जिसपे जिन्हों बोलता है, अच्छा अच्छा रोना बंद करो, तुम भी चल लेना, लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये रेड काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। जिसपे जिन्हों बोलता है, मैं अपने बड़े भाई पे ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। ये सुनकर जिन्हों भी मुस्कुराने लगता है और फिर बोलता है, मैं मजाक कर रहा था, भला मैं ऐसी सिचुएशन में जापान क्यों जाऊंगा। और इतना बोल के वो अपने घर चला जाता है। घर पे उसकी माँ डिनर बनाई होती है उसके लिए, वो भी डिनर एंजॉय करने लगता है। बट वहाँ पे जिन्हा नहीं होती है, तो जिन्हों अपने माँ से पूछता है कि जिन्हा ने खाना खाया क्या। उसकी माँ बोलती है, नहीं, उसने बोला उसे भूख नहीं है। ये सुनकर जिन्हों को अपनी बहन की फिर से चिंता होने लगती है। तभी जिन्हों को चेयरमैन हान की बात याद आ जाती है। हमें दिखाई देता है कि जिन्हों ने उनको साफ मना कर दिया था और उनका चेक भी वापस कर दिया था। जिसपे चेयरमैन हान भी पूछते हैं, तुम्हारी माँ कैसे ठीक हुई। जिसपे जिन्हों बोलता है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है, अगर मुझे पता होता तो मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके बहुत सारे पैसे कमा सकता था। और उनको मना करके चला जाता है वहाँ से। लेकिन उसको रिग्रेट भी हो रहा था अपने डिसीजन पे, क्योंकि वो आखिर जिन्हों के फादर थे। जिन्हों को पता चलता तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करता। लेकिन जिन्हों सोचता है, मैं उनको नहीं जानता हूँ और ना ही वो कैसे इंसान है उसका मुझे आइडिया है। ऊपर से ये होली वाटर ऑफ लाइफ बहुत लिमिटेड है, तो सबको नहीं दिए फिर सकता हूँ। फिर जिन्हों डिसाइड करता है कि वो जापान जाएगा फाइनली, क्योंकि उसे अब और भी स्ट्रॉन्ग बनना था और वो घर बैठे बैठे तो नहीं हो सकता था। तो वो अपनी माँ को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। जिसपे उसकी माँ बोलती है, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, तुम्हारे फादर भी इसी तरह खाने को बीच में छोड़कर चले जाते थे काम आने पर। फिर जिन्हों जिन्हा के पास भी जाता है और उसे बताता है कि वो जापान जाने वाला है और जिन्हा को थैंक यू भी बोलता है कि तुमने आज तक कभी मुझे रेड पर जाने से नहीं रोका और हमेशा मुझ पे ट्रस्ट किया, जिसके लिए थैंक यू। बट मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार भी मुझ पे ट्रस्ट करो। ये सब सुन के जिन्हा रोने लगती है और बोलती है, इसका मतलब तुम जाने वाले हो, पर तुमने तो कहा था कि तुम नहीं जाओगे। जिन्हों बोलता है, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और मैं दूर रहकर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वो अपने कुछ एंड सोल्जर को वहाँ छोड़ करके चला जाता है। फिर हमें एयरपोर्ट पे जिन्बू और जिन्हों दिखाई देते हैं। उसके पीछे काफी सारे मीडिया वाले भी होते हैं। फिर वो लोग साथ में जापान के लिए निकल जाते हैं। इधर हमें जापान की आर्मी दिखाई जाती है जो टाउन को खाली करवा रही थी। मतलब सारे मॉन्स्टर धीरे धीरे करके जापान के अलग अलग सिटी में फैलते जा रहे थे और उस एरिया के आसपास जो लोग भी अब तक खाली नहीं कर पाए उनकी हेल्प आर्मी वाले कर रहे होते हैं। आर्मी वाले अभी तक खाली करवा ही रहे होते हैं कि वहाँ 2 और जाइंट मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनके आसपास कोई हंटर भी नहीं होता हेल्प करने के लिए, तो वो लोग खुद से ही गोले चलाने लगते हैं। बट उन जाइंट मॉन्स्टर्स को टैंक से कुछ नहीं होता, तो कुछ गोलियों से क्या ही होगा। उन मॉन्स्टर्स को फिर गुस्सा आ जाता है और वो लोग सिविलियंस पे अटैक करने वाले होते हैं, तो आर्मी वाले उनको घेर करके खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ जिन्हों के सैडो सोल्जर जिमा की एंट्री होती है, जिसे जिन्हों ने कुछ टाइम पहले ही अपनी आर्मी में ऐड किया था। जिमा अपने सिर्फ एक ही अटैक से जाइंट मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। ये देखकर वहाँ जापान की आर्मी भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने जिन्हों के सैडो सोल्जर को कभी देखा नहीं था। वो लोग उसको भी मॉन्स्टर ही समझ रहे होते हैं। तभी वहाँ जिन्हों और जिन्हों आ जाते हैं और जिन्हों दूसरे जाइंट मॉन्स्टर को बीच से काट देता है और जिन्हों सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिन्हों के जापान जाने की खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, क्योंकि सब लोग लाइव देख रहे होते हैं। तो हमें यूएसए के कुछ हंटर दिखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं जिन्हों को लेके कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझता है। 2-4 एंट्स क्या मार दिए, खुद को नेशनल लेवल हंटर समझने लगा। वो एंट्स और इस जाइंट्स के बीच में आसमान जमीन का फर्क है, वो इजिली मारा जाएगा इस बार। हमने उसके जैसे बहुत सारे हंटर देखे हैं जो खुद को 30 मार्का समझते हैं और लास्ट में अपनी जान गंवा देते हैं। वो लोग बेट वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं कि जिन्हों कितना दिन सरवाइव करेगा। कुछ लोग बोलते हैं 1 दिन के अंदर मर जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं 2 दिन के अंदर मर जाएगा, तो कुछ लोग बोलते हैं 1 घंटे भी नहीं टिकेगा। उसके मरने पर अपना घर, गाड़ी, बंगला वगैरह बेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें वहाँ एक और हंटर दिखाई देता है। वो और कोई नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस एंड्रे होता है, जो कि इस वक्त जिन्हों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी बेट लगाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, मैं इस स्कैवेंजर गिल्ड की पूरी बिल्डिंग का बेट लगाता हूँ कि वो सरवाइव कर जाएगा। मतलब ये उसके मरने पे नहीं, सरवाइव करने पे बेट लगाता है, जो सुन के सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद थॉमस बोलता है, एनीवेज, तुम लोगों को हमारे देश में जो एस रैंक गेट खुला है उस पे ध्यान देना चाहिए, कल उसका भी डंजन ब्रेक होने वाला है। उसके बाद मैं भी देखता हूँ कि तुम लोगों में से कितने हंटर सरवाइव करते हैं। मतलब जो हंटर कुछ देर पहले तक मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, उनका 2 सेकंड में ही मूड बिगाड़ देता है थॉमस एंड्रे। खैर, इसके बाद अब जापान का सीन फाइनली दिखाया जाता है, जहाँ मीडिया वाले ऊपर से सब कुछ कवर कर रहे होते हैं। जिन्हों और उसके शैडो सोल्जर को फाइट करते हुए लाइव दिखाया जा रहा होता है, जहाँ जिन्हों के आने से पहले सिर्फ 2 जाइंट मारे थे जापान वालों ने 3 दिन में।
वहाँ जिन्हों के आने के बाद ही एक के बाद एक जायंट्स को उसके समन से इजिली मार रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ गली में एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि जायंट से भाग रही होती है रोते हुए। जायंट्स उसको पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी गेस करो कौन आता है, और आते ही उस जायंट का पहले तो हाथ काट देता है और फिर उस बच्ची को गोद में उठा करके बचा लेता है। वो और कोई नहीं अपना इग्रिस होता है। जिसके बाद वहाँ आयरन भी आ जाता है और वो अपने कुल्हाड़ी से उस जायंट के सर पे बजा देता है, मतलब काम तमाम कर देता है उसका। और हमेशा की तरह उसको मारने के बाद उसके ऊपर चढ़ के चिल्लाने लगता है और आसपास की बिल्डिंग तोड़ फोड़ करने लगता है। उसको देख करके इग्रिस भी लाइक ये मेरे साथ नहीं है। इधर जिन्हों को बोलता है कि जल्दी से ये एरिया इवैक्यूएट करवाओ, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। और अराइज बोलता है और अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है बिना किसी देरी के। जिसके बाद हमें दिखता है जापान के हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में एक के बाद एक न्यूज आने लगती है कि ये सिटी रिकवर हो गई, वो सिटी रिकवर हो गई। मतलब कुछ ही टाइम हुआ था और जिन्हों ऑलमोस्ट जापान के 5 से 6 सिटीज रिकवर कर चुका होता है। ये सब देख करके जापान के चेयरमैन मात्सुमोटो भी शॉक हो जाते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? हम लोग 3 दिन में सिर्फ 2 ही जायंट मॉन्स्टर मार पाए और एक के बाद एक सिटी लूज करते जा रहे थे, बट जिन्होंने कुछ ही घंटों में इतने सारे जायंट मॉन्स्टर मार दिए और इतने सारे सिटीज को रिकवर भी कर दिया। फिर हमें ये सब स्टार्ट होने से पहले का सीन दिखाया जाता है जब जिन्हों जापान के एयरपोर्ट पे लैंड किया था। तो वहाँ मात्सुमोटो गया था उसको पिक करने और इन्फॉर्मेशन देने, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम नहीं था मीटिंग वगैरह के लिए। तो एयरपोर्ट पे ही सारी इन्फॉर्मेशन जिन्हों को दे दी गई थी। वो लोग जिन्हों को सिर्फ एक सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे थे, जिसको अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मात्सुमोटो को जिन्हों पे विश्वास नहीं था कुछ खास। उसे लग रहा था कि ये अकेला क्या ही कर लेगा, इसीलिए वो चाहता था कि जिन्हों एक सिटी में जाके जायंट्स को बिजी रखे, तब तक वो लोग दूसरे कंट्री से नेगोशिएट करके नेशनल लेवल हंटर को हायर कर लें। लेकिन जिन्हों मना कर देता है कि वो सिर्फ एक सिटी में नहीं जाएगा। उसका प्लान था अपने शैडो सोल्जर को सारी सिटीज में डिवाइड करके एक साथ सब कुछ सेव करने का। ये सुनकर के सब लोग शॉक हो जाते हैं। मात्सुमोटो को उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आता, बट अब उसे समझ आ रहा था कि जिन्हों क्या चाहता था। वो सारे जायंट्स और उसके बॉस को अकेले मारने आया था। अब इधर हमें जिन्हों दिखाई देता है जो कि सारे जायंट मॉन्स्टर जो मर गए थे उनके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब तक उसके पास 6 जायंट शैडो सोल्जर हो गए थे, लेकिन वो उन सब का नाम देने में कंफ्यूज हो रहा था। तो वो डिसाइड करता है कि उनका नाम सिर्फ नंबर रखने का, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तभी उधर से बेरू एक और जायंट मॉन्स्टर की बॉडी लेके आता है। तो जिन्हों बोलता है इसका नाम नंबर 7 रहेगा। मतलब जिन्हों के पास इतने ज्यादा शैडो सोल्जर हो गए थे कि उसके पास नाम कम पड़ने लगे थे, तो उसने नंबर रखना स्टार्ट कर दिया था। वैसे ये सारे जायंट्स को जिन्हों ने ही डिफीट किया था अब तक, और उसके बाकी के शैडो सोल्जर पूरे जापान के अलग अलग सिटीज में फैल चुके थे। सारे एस रैंक हंटर जो जायंट के पीछे थे उनकी हेल्प करने गए थे। वैसे हेल्प बोलना भी गलत होगा, क्योंकि उन लोगों से एक भी जायंट मॉन्स्टर मारा नहीं जा रहा था। जिन्हों के शैडो सोल्जर जैसे ही वहाँ पहुंचे, एक के बाद एक जायंट मॉन्स्टर मरते गए और सिटी सिक्योर होती गई। हालांकि जिन्हों के शैडो सोल्जर के पास एक बड़ा एडवांटेज भी था कि वो मर नहीं सकते थे, मतलब वो लोग अनलिमिटेड बार रीजनरेट हो सकते थे। आपको पता ही है कि ब्लैक हार्ट मिलने के बाद जिन्हों का माना 1 लाख से ऊपर चला गया था। तो जिन्हों जितनी बार चाहे उनको रीजनरेट कर सकता था और फिर भी उसका माना खत्म नहीं होता था। इसीलिए वो लोग इतनी इजीली हर सिटी को क्लियर करते जा रहे थे। हमें दिखता है कि जापान में ऑलमोस्ट सभी सिटीज इवैक्यूएट हो चुकी थी और वहाँ कोई लोग नहीं थे। तो जो छोटे मोटे न्यू डंजन गेट्स खुल रहे थे उनका किसी को पता भी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से काफी सारी सिटीज में डंजन ब्रेक होने लगते हैं और मॉन्स्टर आने लगते हैं। ये मॉन्स्टर भले ही लो लेवल के होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, क्योंकि सारे हंटर्स तो जायंट से फाइट करने में बिजी थे। इन छोटे मॉन्स्टर पे किसी का ध्यान ही नहीं था। मतलब एक तरह से जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन जिन्हों के शैडो सोल्जर के आने के बाद एक के बाद एक मॉन्स्टर मरने लगे और सिटीज वापस से रिकवर होने लगी। अब हमें दिखता है कि डंजन ब्रेक को 7 दिन हो चुके थे। जिन्हों फाइनली टोक्यो पहुंच जाते हैं, जहां से सब शुरू हुआ था। वहां हानेकावा भी होती है, वही गोटो रियोजी की मैनेजर। वो बताती है कि अभी यहाँ कोई हंटर नहीं है हमारे सिवा। यहीं से सारे जायंट्स पूरे जापान में फैल गए थे, तो हमें सभी हंटर्स को अलग अलग भेजना पड़ा। हमारे पास टोटल 15 हंटर थे ये सब स्टार्ट होने से पहले, जिसमें से 6 जापान के थे और 9 बाकी कंट्री से हायर किए गए थे, जिसमें से यूरी ऑर्लो के साथ 3 और एस रैंक हंटर मर चुके हैं। और ए रैंक या उससे नीचे के कितने हंटर्स मर गए उसका तो हमने काउंट करना भी छोड़ दिया। मतलब काफी भारी कैजुअलिटीज हुई थी। फिर वो जिन्हों को थैंक यू बोलती है कि उसके आने के बाद सिचुएशन अब कंट्रोल में आ गई है और पहले से बेटर हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट सारे जायंट्स मर चुके हैं। तो जिन्हों बोलता है इसका मतलब अब सिर्फ वो बचा है जो गेट को गार्ड कर रहा है। जिन्हों को इस सिटीज का
नजारा देख के डीमन कैसल का याद आ जाता है। वहाँ भी कुछ ऐसा ही डिस्ट्रक्शन उसने देखा था। जिन्हो सोचता है शायद सिस्टम ने पहले ही मुझे हिंट दे दिया था। खैर अब तो सिस्टम ही मर चुका है तो शायद ये सब मिस्ट्री ही रह जाएगी। उसके बाद जिन्हो हानेकावा से बोलता है तो चलो फिर इसे खत्म किया जाए। फाइनली सब लोग आ ही गए। हानेकावा कंफ्यूज होकर के बोलती है क्या मतलब, अभी तो यहाँ एक भी हंटर नहीं आया है, क्या तुम अकेले जाने वाले हो? जिन्हो बोलता है नहीं, सभी लोग आ गए हैं, ठीक से देखो। जिसके बाद हमें जिन्हो की पूरी शैडो आर्मी दिखाई देती है। जिन्हो ने जिन्हें अलग अलग सिटीज में भेजा था वो सब अपने अपने मिशन कंप्लीट करके वापस आ चुके थे। मतलब लिटरली उसकी पूरी शैडो आर्मी वहाँ आ जाती है। टस्क, आयरन, टैंक, इग्रिस, बेरू और जितने भी जायंट मॉन्स्टर जो जिन्हो ने मारा था वो भी अब उसकी शैडो आर्मी का पार्ट बन चुके थे। जिन्हो उन सबको शाबाशी देता है, तुमने काफी अच्छा काम किया, और जिन्हो को बोलता है तुम दूरी बना के रखना। फिर जिन्हो अपने शैडो आर्मी को एक लाइन में खड़ा करता है और हाथ ऊपर करके जोर से चिल्लाता है माय सोल्जर्स अटैक। भाई लिटरली यहाँ पे तो गूज बम्स आ जाता है, जैसे कैप्टन अमेरिका ने बोला था एवेंजर्स असेंबल। बिल्कुल वैसे ही फील आ रहा था इस सीन में। खैर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है और अभी भी इसमें फाइट्स बाकी है, तो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में पूरा फाइट खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से चाहिए तो इस वीडियो पे 2K लाइक और 200 कमेंट कर दो जल्दी से। वैसे जब से सोलो लेवलिंग सीजन 2 खत्म हुआ है व्यूज धीरे धीरे कम आ रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए नए नए एपिसोड ला रहा हूँ। तो आप लोग कम से कम वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करोगे तभी वीडियो को रीच मिलेगी और फिर से ज्यादा व्यूज आएंगे। तो ये सब आपके हाथों में है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसको कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा, लेकिन शाउट आउट सिर्फ उसी को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब हंटर गिल्ड था और सबसे पहले सही जवाब अर्नव भाई ने दिया था। तो बिग शाउट आउट टू यू ब्रो। आप लोग बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। और अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। इस हंटर का नाम क्या है जिसका हमने इस वीडियो में भी जिक्र किया था? जो आप कमेंट में लिख दो। चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और किस एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हो सके तो शेयर भी कर दो। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।